evening everybody, you're watching News Eye with मेहर बुखारी। नाज़रीन, आजकल सियासी दर्जा हरारत अरूज पे है और बदकिस्मती से हुकूमती पॉलिसी का तयन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक जानिब तो हम देखते हैं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को टास्क किया जाता है कि तमाम तर अपोजिशन को ऑन बोर्ड लाया जाए, एक पार्लिमानी लीडर्स का इजलास हो और उनको ब्रीफिंग दी जाए नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, उनको एतमाद में लिया जाए, जिसका बारहा अपोजिशन जमातें बॉयकॉट करने जा रही हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शेख रशीद साहब जो एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैं, इत्तेहादी हैं, इस हुकूमत के करीबी दोस्त हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, उनके बयानात की वजह से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से ऑपोजिशन जो है इस इख्तलाफ का बारहा जो टेम्पर है वो बढ़ता चला जा रहा है। बात मौत की धमकियों और FIRs दर्ज कराने तक आन पहुंची है बदकिस्मती से। सो हुकूमती पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या? हम एक ऐसे वक्त में है अभी जब दो बड़ी सियासी जमातें, दोनों जो हिज़्ब इख्तलाफ में हैं, उनके लीडरान के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। कल ही कोट लखपत जेल में 2 घंटे की एक तवील क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कंडक्ट किया गया साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के साथ। मॉडल टाउन सानेह के हवाले से उनका किरदार क्या था, सानेह रूनुमा कैसे हुआ, किसके अहकामात थे। 2 घंटे पर मुश्तमिल ये एक क्वेश्चनिंग का सेशन हुआ जिसके ऊपर बारहा कोई खबरें नहीं आई कि उनकी तबीयत जो है वो नासाजगार थी या नहीं हो सकता था ये पूरा इंटरव्यू ये बहरहाल हुआ। उसके साथ साथ हमने देखा पीर को ही शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी टेस्टिमनी रिकॉर्ड कराई और कल ही के दिन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब नैब रावलपिंडी पहुंचे। अपने केसेस के हवाले से 3 अहम केसेस के हवाले से क्वेश्चनिंग की गई, जिसके अंदर एक जरदारी ग्रुप के अंदर बिलावल साहब का जो किरदार है उसके हवाले से उनको क्वेश्चन किया गया कि मेजर बेनिफिशरी वो रहे हैं। उनका कहना था कि मैं 1 साल से कम की उम्र का था जब मुझे इसका हिस्सा बनाया गया। सवाल यही रखा गया कि टू डेट 25% शेयर्स के आप ओनर हैं, क्यों हैं, किस कैपेसिटी में हैं, और इस ग्रुप के जो 6 मुख्तलिफ कंपनीज के साथ जो 34 ट्रांजैक्शंस हुई हैं जरदारी ग्रुप के साथ, उनके अंदर आपका क्या किरदार रहा है, आप किस हद तक अवेयर हैं। फिर पाक लेन और पार्थियन कंपनी के हवाले से जो एक जॉइंट वेंचर रहा है और जो लोन्स लिए अरबों रुपए, उस हवाले से भी क्वेश्चनिंग की गई बिलावल भुट्टो जरदारी से। और फिर उनको एक सवालनामा पकड़ा दिया गया, जरदारी साहब को भी दिया गया, जिसका अगले 10 दिन के अंदर जवाब तलब किया है। सो अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स, ये 22 लोगों की जो फ्रंटमैन की फेहरिस्त भी है, इनकी एक बड़ा नेटवर्क जो है जो अकॉर्डिंग टू नैब एलिजिडली बेनकाब हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है। क्या ये कैफरे किरदार तक कोई ना कोई पहुंचेगा या नहीं? क्योंकि हम ऐसे मुल्क में जिधर 5 साल बाद भी मॉडल टाउन सानेह के सवाल जवाब हो रहे हैं, 3 JITs बन गई हैं, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब या हुकूमती जो अहम ओहदेदार थे तब के एग्जॉनरेट होते ही दिखाई दे रहे हैं। हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड? हुकूमत का क्या लाहे अमल है? शेख रशीद साहब जो हैं पिछले कई हफ्ते से शायद अपने बयानात से मसाइल इस हुकूमत के लिए लोगों के मुताबिक बढ़ा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? शेख रशीद साहब से खुद ही पूछते हैं। अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने को। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। शेख साहब, पहले तो फरमाइएगा कि ये पिछले चंद हफ्तों से जो ये बयानात हैं, अगर इनको देखा जाए, एक साथ इकट्ठा करके एक प्रिंट मार लिया जाए, तो सर कोई बड़ी हिजानी सी कैफियत है, ज़रा सा शॉकिंग है। आप हमेशा से ही बड़ा वोकल थे, हमेशा से ही दो टोक बात करते थे सर, मगर ये क्या माइंडसेट है अभी आपका एग्जैक्टली सर? ये हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन को आड़े हाथों लेने से लेके हुकूमत के अपने फैसलों के ऊपर उनको काउंटर करना, अदालत ले जाने के हवाले से बातें करना, उनको चैलेंज करना, क्या एजेंडा है सर? देखें, मेरी एक गुजारिश सुने। मेरे इंटरव्यू से पहले बिलावल की ये तकरीर बताओ कि ये जो कालादम तंजीमों के लीडर हैं उनको इसलिए अलग कर दिया गया ताकि इंडियन एयरफोर्स उनको निशाना न बनाए। ये किसी पाकिस्तानी सोच की आवाज़ है या इंडियन मीडिया के इन्फ्लुएंस एजेंट की बात है? उनको पाकिस्तान में मीडिया क्या मिल रहा है जी? यही कि वो जा रहे हैं, 2000 लोग होंगे जी, 1000 भी नहीं लोग थे, 500 लोग फवाद कहते हैं। केस क्या है? दे आर थीव, करप्ट, डिसऑनेस्ट। बू आ रही है इनके मुंह से, जुमलों में वो ताकत नहीं। 2-2 अरब रुपया फलूदे वाले का, कब्रों वाले का। वो कहता मैं 1 साल का था। नवाज शरीफ का भी केस यही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तेरे बच्चे कोई पैदा करने के इनकम के काबिल ही नहीं थे। तो ये किस तरह उन्होंने अर्न कर लिया?
अच्छा, मैं फिर ये सारे एक दो लोग सवाल बीमारी है, के आखिर, लेट मी फिनिश, एक जुमला मुझे मुकम्मल करना है, एक जुमला मुझे मुकम्मल करना है। ये बीमारी के आखिरी मराहल में है, इनको कैंसर है, इनको ब्लड प्रेशर है, इनको शुगर है, इनको स्टंट पड़े हुए हैं। इनके असल वारिस जो हैं कुछ के बाहर हैं, जिनके अंदर हैं उनको आगे लगा दिया है, और जो बेनजीर शहीद हुई उसका सारा फायदा जो है वो आसफ जरदारी ने उठाया। और अब मेरे खिलाफ 13 FIR मुख्तलिफ सूबों में कराई हैं। मैं तो कल वो गाड़ी पे खड़ा था, मैं उसकी खैरियत की दुआ मांग रहा था कि इतने ज़बरदस्त हालात हैं, इंडिया इतना इन्फ्लुएंस है। वो क्या समझता है कि इंडिया की शान में कसीदा कहेगा तो वो इस मुल्क में पैनिक क्रिएट करने के लिए उसकी जान पे सियासत नहीं कर सकता। अगर उसकी माँ पे सियासत हो सकती है तो उसे एहतियात लाजम है, उस पर एहतियात लाजम है। और आसफ जरदारी की कुल सोच जो है, वो वक्त चला गया जब वो जेल काटने के लिए हर लम्हा तैयार होता था। और वो सोचता होगा कि ये ताश कैसे लगी और कैसे इमरान खान ने सेंटर की विकेट दोनों बड़ी पार्टियों के दरमियान डाली। यही गम उनके लिए काफ़ी है। और दौलत के मसले और मसाइल और केसेस उनके बड़े सीरियस केसेस हैं जी, नवाज शरीफ के सीरियस केसेस हैं। शेख साहब कथा कलामी माफी, छोटा सा वक्फा लेंगे। वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। हमने तो हमेशा आपकी बात को वजन दिया सर, आज फिर आके फेडरल मिनिस्टर जी, जब आप नहीं भी थे तब भी वजन दिया। लास्ट सेंटेंस मेरा ये है, बोलिए जी। देखें, अब आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही कि जो एहतसाब में मतलूब हैं उनको एहतसाब कमीशन सिंध का मेंबर बना दिया गया। जो चोरी में मतलूब है वो सामने उसका घर है, उसको पब्लिक अकाउंट का। यार ये जमहूरियत है, डकैती है, चोरी है, ये बदमाशी है, ये कब्जा ग्रुप है। इधर एहतसाब में मतलूब है और उधर फरियाल को और उसको मेंबर बना दिया एहतसाब कमीशन, एहतसाब का उधर सिंध में। इधर चोरी के केसेस हैं, करप्शन के, और दूध की रखवाली पे बिल्ले को, शहबाज को बैठा दिया। इस तरह मुल्क चलते हैं। मैं सच बात करता हूं, चाहे किसी के खिलाफ जाए। बिल्कुल सही। ये जमहूरियत के हवाले से तो खुर्शीद शाह साहब भी सवाल उठा रहे हैं, उनको भी नहीं जमहूरियत दिख रही। आयरॉनिकली आप तो इस जमहूरियत और इस सेटअप का भी हिस्सा हैं, मगर सर जिस तरह मैंने कहा, हमेशा आपकी बात को हमने वजन दिया है और अहमियत दी है, और अब तो आप फेडरल मिनिस्टर हैं। मगर दिस डेट्स डाउन ऑल द वे बैक। अगर आप जाए नवाज शरीफ के साथ भी जब आप थे तो बेनज़ीर भुट्टो को तब सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया, फिर तहरीक इंसाफ समेत नवाज को कहा गया मोदी का यार है, अब आके बिलावल को आप इंडियन एजेंट कह रहे हैं। सर सबूत क्या है इन सारी बातों के पीछे? उसकी अपनी गुफ्तगू। इन बड़े लोगों के सबूत नहीं होते, ये अपनी करतूतों और गलतियों से पकड़े जाते हैं। कल की उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताएं कि इंडियन एयरफोर्स से डर के उनको छुपा दिया गया। इंडियन एयरफोर्स तो खुद डरी बैठी है जनाब, उसका तो बुरा हाल है। वो कहते हैं हमें राफेल दो, हमें 4000 मिसाइल दो, हमें जनाब अली फलां दो। और ये बिल्लो रानी कहती हैं जनाब अली कि हमें जनाब उनकी एयरफोर्स से डर के उनको छुपा दिया गया। और इंडिया की मीडिया को जो चीज़ मतलूब है वो बिलावल दे रहा है, क्योंकि ये मीडिया की जंग हुई है। आप इसमें देखें ना कि एक मीडिया को मैंने इंटरव्यू दिया, इंडिया में जल्जला आ गया, 2 बिलियन लोगों ने उसको सुना जी, बिल्कुल, NDTV और आज तक वाला। द रीजन वाज कि सारा मुसलमान जो है मजहबी बुनियादों पे इस जंग में मुलवस हो गया जी। जिन कलादन तंजीमों के खिलाफ अब आपकी हुकूमत भी एक्शन ले रही है सर, यही तंजीमें थी जिनका जिक्र द इनफेमस नोटोरियस डॉन लीक्स के अंदर भी हुआ, जो कि आज साबित होता है कि कंटेंट तो बाय एंड लार्ज वही था, बात तो सही थी। सो आपको नहीं लगता सर कि इन हसास मामलात के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सियासत। जो भी कर रहा है बुरा कर रहा है, सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हो रही है। अनफॉर्चुनेटली ये हो रही है। बिलावल भी कर रहे हैं सियासत सर? और क्या कर रहा है बिलावल? बिलावल अपने बाप को बचाने के लिए मैदान में आ गया। बिलावल का, अगर बिलावल करप्शन के खिलाफ अपने बाप के साथ ना खड़ा होता तो आज हीरो होता जी। मुस्तकबिल में उसकी सियासत के कुछ उसकी रेटिंग बड़ी हाई होती। आज तो जाके कह रहा है ये सारे मुकदमे झूठे हैं,
मैं 1 साल का था, मेरे पे मुकदमा बना दिया गया। और बाबा तेरे बाप के करतूत ऐसे थे, तुम बेच क्या रहे हो? तुम वरासतें बेच रहे हो और तुम्हारी वरासतों के जहेज में या वरासतों की वसीयतों में करप्शन का माल है। तो सर ये जैसे पाक लेन ओपिनियन का ये जॉइंट वेंचर है, कारोबारी नौयत इसकी क्या थी, ये भी कल बिलावल से पूछा गया। 2 अरब 40 करोड़ के कर्जे बैंक्स वगैरह से लिए। वो तो बहरहाल कहते हैं कि चलो ये प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट लोन्स, प्राइवेट कंपनीज थी, कोई पब्लिक मनी इस्तेमाल नहीं हुआ। मगर जरदारी ग्रुप के है आज भी 25% शेयर होल्डर हैं। 34 ट्रांजैक्शंस इलीगल ऐसी हुई हैं जिसका अभी तक जस्टिफाई करना है इसे। आपको क्या वाकई लगता है कि सर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको ये शक का फायदा दिया, बेनिफिट ऑफ द डाउट, कि वो बच्चा उनका क्या लेना देना होगा? आपको लगता है कि बिलावल को वाकई नहीं मालूम होगा अनवर मजीद के साथ ताल्लुकात, बिजनेस कारोबार, ये अरबों रुपए, ये ट्रांजैक्शंस, ये आपका एक तर्ज जिंदगी डोमेस्टिकली भी मेंटेन करना, इंटरनेशनल ट्रिप्स, शॉपिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो वाकई हो सकता है कि लाइल्म हो? मैं नहीं मानता। इमरान खान कल परसों मुझे कह रहे थे कि एक किसी अंग्रेज ने किताब लिखी है जिसमें बेनज़ीर भुट्टो बिलावल को बैंक अकाउंट्स बता रही हैं। मैंने नहीं पढ़ी वो किताब, खान साहब बता रहे थे कल परसों मेरे साथ। मुझे बता रहे थे कि एक किताब छपी हुई है, उसका नाम अगर अगला कभी इंटरव्यू होगी तो आज मैं अभी जाऊंगा तो खान साहब से पूछ के बता दूंगा, नाम मैं भूल गया उस किताब का, कि वो रिकॉर्ड होगी किसी अंग्रेज ने करी और बेनज़ीर भुट्टो उसको उसके अकाउंट नंबर बता रही थी कि इस अकाउंट में इस अकाउंट नंबरों में आपका बैंक बैलेंस है। सो इतना चूचा भी नहीं है जितना चूचा बना हुआ है वो। उसको समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से हो रहा है। एलान अली क्या नाम था उसका, एयान अली, और उसके टिकट एक ही जगह से बन रहे। कोई इतना बच्चा था कि उसको नहीं समझ आ रही कि ये जनाब अली कहता मेरा नाश्ता भी। ओ बाबा तुम्हें पता होना चाहिए कि ये माल कहाँ से आ रहा है। कोई ये बम्बिनो सिलमे की कमाई नहीं है, ये हमारे खून की झोंके हैं जो तुमने लगा के चूसा और जिसका बिल अब गैस का और बिजली का महंगा दे रहे हैं आपकी करतूतों की वजह से। इस महंगाई और बेरोजगारी की दोजख में गिर रहे हैं आपकी चोरियों की वजह से, इन दोनों पार्टियों के लीडरों की चोरियों की वजह से। सर मगर अब आपको पता है पीपल्स पार्टी का इस पे टेक क्या है। वो एक तो बिलावल कहते हैं कि मुझे डेथ थ्रेट्स आ रही हैं, आपका भी नाम लिया उन्होंने, कहा मेरा कलादन तंजीमों के खिलाफ जो स्टैंड है उसकी वजह से भी, हुकूमती वज़रा की वजह से भी, और ये सारा ताना बाना जो है उसके ऊपर चौधरी मंजूर क्या कहते हैं कि आप किसकी नुमाइंदगी और किसकी तर्जुमानी करते हैं, एक दफा मुलाहिजा कीजिए सर। शेख रशीद ने सीधा कहा है कि मैं बच्चे से कहता हूं कि वो बचकर चले वरना मारा जाएगा, और फिर उसके बाद एक आफ्टर थॉट के तौर पर उसने वापस कहा कि सियासी तौर पर। शेख रशीद बहुत सारे लोगों का खुद साख्ता तर्जमान बना हुआ है। वो हुकूमत का भी तर्जमान है, वो कलअदम जमातों का भी तर्जमान है, और वो कई और क्वार्टर्स का भी तर्जमान। इस काबिल नहीं समझता कि बाद सवालों के जवाब दें। बिलावल और बख्तावर के भी नहीं मैं दे रहा, बच्ची है बच्चियों की जगह बिलावल के इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे ख्याल में अब वो बालिग हो गया है और सियासी तौर पर बलूगत की लाइन को क्रॉस करने लगा है। मैंने मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरी रिजर्वेशन है, मैं अपना तज्जिया तो कर सकता हूँ ना। मुझे अभी भी मैं पब्लिक डीलिंग का आदमी हूँ और मैं हाथ में लाता हूँ तो पता कर लेता हूँ कि भाई ये किसका वोट है और पड़ेगा ये नहीं पड़ेगा। सो मैं अपने तज्जिए पे ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जुमला कहा उसको मनो अन आप सुनाए। मैंने कहा बच्चा है, पहले देखें उसने मुझे गालियाँ दी, मैंने जब उसकी दुम पे पांव रखा, सियासी दुम की बात कर रहा हूं, दुम पे पांव रखा तो स्यापा पड़ गया सारे मुल्क में। सर मगर आप जानते हैं ना ये खानदान शहादतें नोश फरमा चुका है। ये बड़े ये हसास मामलात हैं, चाहे सियासी मौत हो, वो मौत जो भी मौत का जिक्र हो, इट्स हाईली सेंसिटिव फॉर देम। क्योंकि मेरी भी बिलावल से इनसे बात हुई, डिस्कशन हुई, ये वाकई वो कहते हैं वी डोंट टेक दिस लाइटली। इतनी आपने खुद कल कहा कि कल खड़े हुए थे वो ट्रैक्टर के ऊपर या बात कर रहे थे, तो मामला तो हसास है ना सर। वो पिंडी से भी एक खास किस्म की मोहब्बतों का जिक्र बिलावल बार बार करते हैं कि भाई हमें पिंडी में ही बार बार बुलाया जाता है, मेरे नाना से लेके मेरी वालदा की भी इधर शहादत हो, अब हमें भी इधर घसीटा जा रहा है। ये सारी दौलत जो है ना बतौर सदर इन्होंने पिंडी इस्लामाबाद से लूटी है। और जो शहादतों की बात करते हैं, एक मैं जुमला बोलूँगा ना तो फिर ये सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, सारे चैनलों पे टैं टैं करते रहेंगे। शहादतों के भी कई दर्जे हैं।
एक वो है जो काला काला रसूलुल्लाह का अलम बुलंद करते हुए जाम शहादत नोश करे और अल्लाह करे ये अल्लाह मुझे मुकाम दे कि मैं अल्लाह और उसके नबी के अलम को बुलंद करते हुए और पाकिस्तान के दिफा में शहीद हूँ, खुदा मेरी दुआ कबूल करे। आमीन। एक शहादत वो भी होती है जो एक्सीडेंट में मारा जाता है, वो भी शहादत है। शहादतों के कई दर्जे हैं। और ये जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं कहता हूं कि भाई जहाद फर्ज है मुसलमान पे। जहाद का मसला मतलब क्या है? इंसाफ की जद्दोजहद करना। सर वो तो हर कोई फिर खुद अपने लिए मुतय्यन करेगा ना। बिल्कुल आपकी बात सही है सर। मेरी बात ही नहीं आप सुन रही। नहीं, जिहाद बरहक है सर, मगर तो इससे बड़ी बात कह रहा हूं। उन्होंने तो मामूली बात की है। छोड़े रियासत व्यासत को। रियासत अगर अमेरिका से मिल जाए और पाकिस्तान पे हमला हो जाए तो मैंने मुफ्ती के हुक्म पे चलना है। मैं जहाद से जो मुनकर है वो इस्लाम से मुनकर है, वो काफिर है। जो जहाद से मुनकर है उसका कोई फिरका नहीं है। जो जहाद में कीड़े डालता है, जो जहाद की गलत बदगमानियां करता है, गलत उसकी तारीफ करता है, वो इस्लाम दुश्मन है। सर ये इतनी लंबी डिबेट और जो काला काला रसूलुल्लाह के बस फिर इतनी लंबी है ना, लंबी यही है कि इनको तकलीफ क्या है। नहीं मैंने यही कहा कि सियासी मौत वाक़या हो जाएगी। बिल्कुल सियासी मौत। अब उसमें सेंसिटिव सर, आपने तो मुर्तज़ा भुट्टो की भी 96 में शहादत देखी है, बीबी की आपने खुद उनको कत्ल होते देखा है। तो वो ये सेंसिटिविटीज तो आप खूब जानते हैं। फिर अगर आज आप ये बात कहने लगी है ना, तो बेनज़ीर भुट्टो को शाम को कहा गया था कि आप लियाकत बाग के जलसे में ना जाएं। पेशावर में उन्होंने कोशिश की, वो नाकाम हो गई। बेनज़ीर को शहीद करवाने में उन लोगों का भी हाथ है जिन्होंने उसको फ़ोन किया और वो गाड़ी से बाहर निकल आई, वरना उसको कुछ ना होता। उसकी ए ग्रेड बुलेट बम प्रूफ गाड़ी थी। वो लोग जो हाथ हिलाने का शौक के कत्ल में भी मुलव्विस थे। वही लोग मुलव्वस थे जिनकी पेशियों में 7 साल तक ना बेटा ना शोर ना बेटी। कोई बंदा 7 साल तक बेनज़ीर के ट्रायल में एक दिन भी नहीं गया, एक दिन भी नहीं गया। आए टीवी पे बताएं मुझे किस दिन ये उसकी पेशी पे गए हैं, किस दिन ये उसकी पेशी पे गए हैं। इतनी बड़ी शख्सियत मरी, इन्होंने इस काबिल नहीं समझा कि उसकी तारीख को एक दिन अटेंड करें कि शातें हो रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ। ये तो अपनी जात के लिए तो ये जनाब अली जरदारी साहब को भी, बिलावल को भी मैं इल्जाम लगा रहा हूं जी। यहां छोटा सा झगड़ा हो जाए, किसी को 107 151 का, आधा महल्ला जाता है कि हमारे महल्ले का मसला है। इतनी बड़ी लीडर मरी है, 7 साल तक कोई अदालत में नहीं गया। ये बादशाहत में थे, ये बादशाह थे, ये मुलजिमों को नहीं पकड़ सके। गैर मुल्की इन्वेस्टिगेटरों को लाया, करोड़ों अरबों रुपया दिया, केस में से कुछ नहीं निकाला। सर मगर आपको नहीं लगता और उस केस में जो मशकूक थे वो कत्ल हुए। जो मशकूक थे, जिस तरह राजेव के दौर में कत्ल हुए, राजेव जो आदमी मिलता था वो अगले महीने 15 दिन में कत्ल हो जाता था, राजेव गांधी के। सेम इज बेनज़ीर भुट्टो केस। जिस पे इन्वेस्टिगेशन जाने लगती थी वो मुर्दा पाया जाता था कराची में। अगर शहादतों की दास्तान है तो मुर्तज़ा भुट्टो भी शहीद था। अगर बेनज़ीर भुट्टो और बिल्कुल ठीक शहीद थी तो मुर्तज़ा भुट्टो भी शहीद था, जिसकी लाश 3 घंटे तक बहन जिसकी प्राइम मिनिस्टर हाउस के आगे पड़ी रही, कराची का जो इनका बिलावल हाउस है या जो भी नाम है उसका, वो भी शहीद था जनाब। अब आपको लगता है कि ये एक नैरेटिव है, ये एक नैरेटिव है। गो के सर ये एक हुकूमती वजीर से ये नैरेटिव एज ए एलिगेशन नहीं सुनना चाहिए। यू नॉट अ कॉमन मैन एनीमोर। अब आप आम आदमी नहीं रहे, तो ये मुल्क और ये रियासत तो लॉ एंड ऑर्डर और एविडेंस पे चल रही है ना। अल्लाह के फजलो करम से मैं 8वीं दफा वजीर बनना हूं, मैं आम आदमी हूं। मुझे फख्र है कि मैं आम आदमी हूं। मैं आम आदमी की जबान में आम आदमी का केस लड़ता हूं, सच का केस लड़ता हूं, और जो मैं कह रहा हूं यही आम आदमी की जुबान है। ये मखसूस लोग जो किराए पे आ जाते हैं ना, जो अपनी टिकटों के भूखे और जिनकी अपनी इलाकों में पोजीशनें नहीं होती, और तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये ग्राउंड लेवल नैरेटिव और जो ये गॉसिप मिल होती है ये बिलावल को नहीं पता होगी। ये बिलावल भी सुनते होंगे। डू यू थिंक ही क्वेश्चंस अपने मामू की डेथ को, असैसिनेशन को? डू यू थिंक ही क्वेश्चंस अपने लाइफस्टाइल को? डू यू थिंक ही क्वेश्चंस अपनी वालदा के कत्ल के हवाले से? या ये वो सवालात हैं जिसके ऊपर शायद बाहर बैठ के जज करना आसान है? उनकी अपनी रियलिटी है, वो बाप के साथ खड़ा है। माफ करना, कौमी असम्बली का रिकॉर्ड निकालें। पहले उस पर पीसी होटल रावल इस्लामाबाद में इसको मारना था,
और वहां जो वायरलेस पकड़ा गया तो मैं वो समझे कि शायद मैं वहां उस वक्त जाता था कि मेरे लिए, मैंने कहा भाई मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, बिलावल आता है यहाँ कॉफ़ी शॉप वहाँ पूल के साथ पीता है। और ये बात मैंने कौमी असम्बली रिकॉर्ड में, अगर आप कोशिश कर सकें तो ये मेरा बीपर रिकॉर्ड में बताएं कि जिस पर एजाज शफी ने कहा कि शेख रशीद तो ये कह रहा है कि बिलावल मारा जाने लगा है, सॉरी ये ना और बाद में कि शेख रशीद तो ये कह रहा है मुर्तजा भुट्टो मारा जाने। प्लीज, हाँ बिल्कुल नहीं, आई नो दिस। अगले 2 दिन बाद वो गया कराची के अंदर, ये वाकया अगले दिन वो गया और लोगों ने, हाँ जी। तो सर मुझे बताइए, मैं इससे पहले आई मूव ऑन टू अदर इश्यूज में आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूं, डू यू थिंक, क्योंकि आप कहते हैं ना मैं हाथ पकड़ के इंसान की नब्ज से वाकिफ हो जाता हूं, तो यू थिंक इस तरह के सवालात, हकायक, क्वेश्चंस, वसवसे ये बिलावल के दिल में उठते होंगे या वो सवाल पूछते होंगे? मेरा ख्याल है बिलावल को एडवाइस ठीक नहीं मिल रही। मैं उसे कह रहा था मेरी एडवाइस में आ जा। मैं आपको पिंडी का शैतान कहते हैं। अगर आज बिलावल, वो अलग बात है ना, शैतान भी किसी ज़माने में फरिश्ता भी था, जब वो बात नहीं मानी तो वो शैतान डिक्लेयर हो गया। वो मेरी अगर बात मानता और अपने बाप के ख़िलाफ़ बगावत बुलंद करता और कहता कि करप्शन के लोगों को चुन चुन कर मैं जेलों में डाल दूंगा, आप यकीन जाना आज सियासत बदल चुकी होती। इनके शुरू तो किया था, गुफ्तगुओं से बू आती है। अगर आपको याद ये जब सजा भी हो गए ना, अगर सजा हो गए, अगर ये सजा हो गए, आप देख लेना। इन्होंने मुझसे गाड़ी मांगी है जी, ये मैंने कहा पैसे जमा कराओ, ट्रेन ले लो। सलीम मांडे वाला ने फोन किया, मैंने कहा हाजिर जनाब, 1 दिन के लिए चाहिए, 3 दिन के लिए चाहिए, 10 दिन के लिए चाहिए, पैसे जमा कराओ, ले लो। हमें पता है कि इन तिलों में अब तेल नहीं है। लोग इनके अमालों की वजह से जिस तरह इन्होंने खजाने को लूटा, नवाज शरीफ और आसफ जरदारी ने आज महंगाई की और गैस और बिजली की कीमतों की ज्यादती की चक्की तले पिस रहे हैं इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों की वजह से। और ये कह रहे हैं मैं तो 1 साल का था, मुझे मालूम ही नहीं, मुझ पे पर्चा हो गया। और पर्चा तो अब हुआ है। जब तू 1 साल का था तूने अपने बाप से पूछा नहीं कि ये अरबों रुपया कैसे आया? तेरा फर्ज नहीं था? देखें, जब छोटे बच्चे होते हैं, जो माँ बाप उनको खर्चा देते हैं, जब उनकी बूदोबाश उस खर्चे से ज्यादा होनी दिखाई देती है तो वालिदैन उन पर नजर रखते हैं कि यार किसी गलत काम में मुलव्वस तो नहीं है ये। शेख साहब एक छोटा सा वक्फा लेना है, उसके बाद ऑपोजिशन ने जो बॉयकॉट करना है नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग के हवाले से, हुकूमती पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या? कि आपको कोई रोकता है काबीना में इमरान खान साहब के अपनी पॉलिसी ना अपनाए, कंफ्यूजन पैदा हो रही है या नहीं? ये वक्फे के बाद जानिए। मुझे बताएं कि कभी काबीना में नैब डिस्कस हुआ है कि इसमें तरमीम लानी है, इसको रिहॉल करना है ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस? देखें, डिस्कस हुआ है। अगर इन्होंने नहीं करने दिया तो मैं भी नहीं करने दूंगा, नैब को तरमीम नहीं करने दूंगा। क्यों? अपने दौर में इन्होंने क्यों नहीं किया जी? वो मानते हैं गलती हो गई, वो कहते हैं गलती हो गई। सर हमसे तो नहीं होगी ना। फिर अगर हम मुलव्वस है, अगर नवाज शरीफ को 7 साल सजा हुई है, अगर इमरान खान की कैबिनेट में करप्ट और डिसऑनेस्ट है, उसको 14 साल सजा होनी चाहिए। सर आपको एक ब्रेकिंग खबर भी आज की दूं, क्योंकि हम करप्शन के खिलाफ। नहीं, ये अब आपने बहुत बड़ा दावा किया कि मैं नहीं होने दूंगा। आप उसी काबीना का हिस्सा हैं, फिर भी बावजूद मैं नहीं होने दूंगा, यू टर्न लेके नवाज शरीफ को पीएसी का हेड बनाया गया। आप यानी कि करते रहे वो सारे। अगर जमानत भी हो जाए तो आप देखें, मैं इमरान खान, लिसन, मैं इमरान खान का दोस्त हूं और उसका इताअत, मैं पीटीआई के फैसलों का पाबंद नहीं हूं जी। मैं कह रहा हूं कि मैं इसको नहीं होने दूंगा। तो अगर जमानत हो जाए तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम भी हटाना काबीना ने गौर व फिक्र करना है, वो भी नहीं होने देंगे? नहीं, मैं तो अब समझता हूं कि ये 2-4 लीडर पैसे शैसे की इनके नसीब में नहीं है। ये आखिरी 5 ओवरों का खेल खेल रहे हैं। जमानत हो जाए, रहे जाती उम्रा में फर्स्ट क्लास एंजॉय करे अपनी लाइफ को। क्योंकि आपको आज की खबर पता है ना? डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट लिखी है, नहीं मुझे नहीं पता सर। आज नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि आइंदा मुलाकात अहले खाना से घर पे ही होगी। अल्लाह रहम करे, अपना करम करे, मेरे मुंह में खाक। आइंदा मुलाकात अपने अहले खाना से घर पे ही होगी। ये सब टोपी ड्रामा है सर। उनको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और वो चलते हुए जाएं। इनके पास सवाए अगर उन्होंने बीमारी बेचनी है, ये भी बेच ले जी। अल्लाह उनको सेहत दे, नबी के सदके में जो कुछ उन्होंने किया उनके आगे आ रहा है।
और मौत तो आसमान पे फैसला होता है जी। हम पे 4 खुदकुश हमले हुए हैं, क्या हम मर गए हैं जी? हम एक सारा आपको जिस्म दिखाएं कि कॉलेज से गोलियां लगी हुई हैं, क्या हम मर गए हैं जी? अल्लाह ने जो सांस लिखी है वो चल रही है। बीमारी की पे सियासत करने के नारों के अंदर की गूंज के बीच ही कुलसूम नवाज अल्लाह को प्यारी हो गई। एतजाज एहसन ने माफी भी मांगी सर, एक बार फिर वही गलती होने जा रही है। बात नहीं की ना, मैं तो जिम्मेदार कौन होगा सर? अल्लाह ना करे वो मरे, नवाज शरीफ अल्लाह ना करे, मगर गॉड फॉरबिड कुछ हो गया, क्योंकि उसके अपने करतूत जिम्मेदार, उसके अपने करतूत जिम्मेदार होंगे। अल्लाह उसको सेहत दे, अल्लाह उसको बेहतरी करे। अल्लाह ताला हम सियासतदानों को तौफीक दे कि हम ड्रामेबाजी छोड़ें। अल्लाह ताला शेख रशीद को तौफीक दे कि मैं बीमारी को ना बेचूं, हराम की कमाई जो अगर मैंने खाई है तो उसको उगलूं, उसको कौम को वापस करूं और कौम से माफ़ी मांगूं कि मैंने ये हराम खाया है, कौम मुझे माफ़ करे और ये ले ले अपने पैसे, कौम राज़ी हो जाएगी। वरना यहाँ माफ़ करना, कायदे आज़म भी मरे थे, कायदे आज़म से बड़े लीडर तो नहीं मरे इस दुनिया में, मुल्क चलता रहता है। तो सर आज मुझे एक सीनियर वफाकी वजीर जो कि बड़ा करीब है इमरान खान का, वो रिस्पेक्टफुली ये कह रहे हैं कि मैं नहीं तरमीम नैब में होने दूंगा। इन्होंने अपने वक्त पे नहीं की तो अब तो नहीं होगी, क्योंकि आप सियासी बेनिफिशरीज हैं आज के इस नैब के। गो कि मुशर्रफ के टाइम पे क्यों बना था आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सेकेंड, आप मुझे ये कह रहे हैं कि अगर जमानत हो भी जाए, अगर जमानत हो भी जाए तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर जो इनका नाम निकालने की बात है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने भी कहा कि हम जमानत दे भी दें, नाम तो आपका ECL में है, तो उसके ऊपर भी आप मुझे कोई हतमी राय देने की पोजीशन में है? मैंने नहीं कहा, मैं हतमी राय दे रहा हूं कि जो इमरान खान कहेगा वो करूंगा। और इमरान खान क्या कह सकता है? करीबी दोस्त को क्या लगता है? रहम के बेसिस पे मुशर्रफ को भी तो सर, जब नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ को बाहर भेज दिया, नैब डिस्कस हो रही है, नैब डिस्कस हो रही है कैबिनेट में, मैं नहीं इसके हक में फैसला दूंगा, कह दिया मैंने कौम को। अपनी बारी आई, मीठा मीठा हप और कौड़ा कौड़ा थू। इनको तो कहना चाहिए कि ये नैब रहे ताकि हमारे खिलाफ भी जब कोई किसी के खिलाफ शहादत हो तो ये इस्तेमाल हो। इसलिए मैं वोट दूंगा नैब को। नैब के कानून में तरमीम की इजाजत नहीं दूंगा कि अगर हमारे ऊपर भी ऐसा कोई वक्त आए तो हमारी भी इसी तरह एहतसाब हो, ताकि कौम को पता लगे क्या हम बातें करते थे, अमली लोग। वक्त आए क्या मतलब सर? आधे से ज्यादा लोग तो नैब ज़दा हैं। क्या हो गया सर? चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा उठा लें, अपने अपने कॉलीग्स उठा लें कैबिनेट के अंदर, डिफेंस मिनिस्टर उठा लें, वजीर आजम उठा लें, और आप नैब ज़दा तो हैं सब इधर। सर वक्त आए कब? वक्त आने से क्या मुराद है? सब तो नहीं है। वक्त आया तो लोगों वजीरों ने इस्तीफे नहीं दिए मौजूदा काबीना में। आप ये भी तो मैर बताएं ना कि लोगों ने कैबिनेटें छोड़ी हैं इस इमरान खान की हुकूमत में। एक बाबर रवान नहीं छोड़ी है सर। अपनी राय दे दी है, फैसला तो अच्छा खैर छोड़े उस बात को। ने छोड़ी है। हाँ, स्वाति ने भी किस तरह सोची सर, किस पॉइंट पे आके अब कितनी इज्जतें करा के छोड़ी। मुझे एक बात बताएं सर, ये मॉडल टाउन सानेह के ऊपर 5 साल गुजर गए हैं, 3 JITs बन गई हैं, एग्जोनरेट भी हो गए हैं एक JIT के थ्रू। तो शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से कि कोई चार्जेस ऑफ ऑर्डरिंग या बेटिंग पुलिस एक्शन नहीं था इनकी इन्वॉल्वमेंट कोई। अब क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाए इस मुल्क में सर? कुछ ये 14 लोग जो दिन दिहाड़े इस मुल्क में भून डाले गए, 14 लोग, क्या उनके लवाहिकीन को कोई सुकून मिलेगा? विल दे बी एनी एंड टू दिस? आपको लग रहा है? अगर इस मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज है तो उनको मिलना चाहिए। अगर इस मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस है तो फिर अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम फरमाए। तो ये तो बड़ी जेनेरिक सी बात होगी। ये तो दुआ हम हर दौरे हुकूमत में दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह करे इंसाफ हो जाए। अब तो आप लोग हैं ना सर। फिर अभी आप कह देंगी आप वजीर हैं, आपको ये बात। देखिए मैं कह रहा हूँ मुजरमों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। बड़ा जुल्म हुआ इस धरती पे, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता जो मिनहाजुल कुरान के वर्करों के साथ हुआ, और मुजरमों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और 2-3 सवाल क्योंकि वक्त की किल्लत है, एक और बात बताएं सर। आपको कहा जा रहा है आजकल कि आपका इस्तीफा भी चाहिए, आपको आलाकार भी कलदन तंजीमों का कहा जा रहा है, उन कलदन तंजीमों पे JIT क्यों नहीं बनती ये भी कहा जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है। सर क्या कनेक्शंस हैं आपके? एंड आई सेड दिस इन द बिगिनिंग एज वेल कि वही सारा कंटेंट, वही सारी बातें जिनको आज आप लोग जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, जब नवाज शरीफ के टाइम पे ये बातें अंदरून खाना हुई और लीक हुई, बाहर बात हुई, बल्कि रिपोर्ट हुई, तो उसको एक डॉन लीग्स का एक जिन बना के पेश कर दिया गया। सियासत हुई, खुल के उसके ऊपर सियासत हुई। देखिए डॉन लीग थी। मैं बचपन से मुस्लिम लीगी हूँ। मैं ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सरबराह था बतौर स्टूडेंट लीडर। इन शेख लीग्स का क्या करना है? आदमी हूँ
लेट मी फिनिश नाउ ना, आपने सवाल कर लिया। मैं वाहिद स्टूडेंट सियासतदान हूँ जो ढाका यूनिवर्सिटी में मुस्लिम लीग के मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से खिताब किया करता था, और इस असम्बली में वाहिद आदमी हूँ जिसने 77 में 5 सीटों में इलेक्शन लड़ा, और सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन हूँ। मैं दहशत गर्दी की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ और ये भी कहता हूँ कि कश्मीर में दहशत गर्दी नहीं, वो दहशत गर्दी आज़ादी की जद्दोजहद है। मैं कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को दहशत गर्दी नहीं समझता और जहाद को ईमान का हिस्सा समझता हूँ। सर ये बात बिल्कुल सही है। नैविश, मेरे पास 1 घंटे का और शो होता कि आपसे ये गुफ्तगू हो सकती, क्योंकि यही 1.5 इंच की मस्जिदें पूरे मुल्क में बनी है। फिर आपने ये मुश्किल हो गया आपके लिए तयन करना फ्रीडम फाइटर कौन है, टेररिस्ट कौन है। मुश्किल हो गया तयन करना एहसानुल्लाह एहसान या सूफी मोहम्मद को, तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी को कैसे देखा जाए। कभी वैलिडेट किया, फिर उसको बैन कर दिया, फिर उसको उड़ा दिया। सो आई मीन लेट्स नॉट गेट इनटू दिस डिबेट सर। मगर मुझे ये क्विकली एक बात बताइएगा, अगेन वक्त की किल्लत है, आपके साथ बाकी 2.5 घंटे का शो होना चाहिए। मुझे बताएं सर, ये मैं याद कर रही थी कि बीबी के दौर में भी उनकी पहली हुकूमत जो थी, बहुत बड़े बड़े मसाइल थे सब, ब्यूरोक्रेसी से उनको समझ नहीं आ रही थी। पहली हुकूमत थी उनकी, शी डिडंट नो हाउ टू डील विद इट, मसले पड़ रहे थे, मिसलेड मिस इन्फॉर्मेशन भी थी। यही सब कुछ आपकी हुकूमत, इस हुकूमत के साथ भी हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी के इशूज़। मगर आई थिंक जो वन फॉल आउट था उनका, उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बहुत ज़्यादा अदम एतमाद था। वो आपकी और इमरान खान की हुकूमत के साथ नहीं है, इंडिया के साथ भी अभी हाल में भी देखा, और वैसे भी हम देख रहे हैं कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक रवाबित हैं। आपको लग रहा है कि यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस गवर्नमेंट की? देखें, इस गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ है करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना, और ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की लाइन और लेंथ एक है। वरना इस मुल्क में बड़े सीरियस मसाइल पैदा होते, और ये चोर डाकू लुटेरे, ये नवाज़ शरीफ और ये आसिफ जरदारी, ये तमाम हमारा खून चूसने वाली जोकें, ये इस मुल्क में पता नहीं क्या क्या कुछ करती। जो चीज़ पॉजिटिव है मैं इतराफ़ करता हूँ, हाँ इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की हुकूमत एक ही पेज पे हैं और 2 गाड़ी के पहिए हैं, एंड दिस इज़ गुड फॉर द कंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद साहब मौजूद थे। तशनगी हमेशा रह जाती है, शेख साहब के साथ बात करने का मज़ा भी आता है और बड़ा खुल के भी बात करते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते बात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।